जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की रेलगाड़ी है वो आगे बढ़ रही है ना। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज में क्या बोल रहे हैं, इस इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं, है ना। तो यही सपोर्ट जारी रहा तो यही एक एनर्जी है। देखिए, आज मैं 9 बजे ऑफिस से आया और आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आप लोग का ये जो कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं पुश मिलता है कि भाई बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। जो भी एस्पेरेंट है नए लेक्चर का, तो सोने से पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड कर ही दूँ। तो यही एक मोटिवेशन है कि आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठा हूँ मैं। तो चलिए, 2-3 चीज़ें जो मैंने बोली कि लेक्चर को मैं बड़ा नहीं कर रहा, इसलिए छोटे-छोटे लेक्चर में करते हैं। बट कई बार क्या है यार, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग ही जाता है ना। और एक स्लाइड को, मतलब एक पूरे इवेंट को कवर ना करो तब तक वो स्लाइड, मतलब वो पीपीटी का कंप्लीट नहीं होगा। इस टाइप की फीलिंग आती है। बट एनीवेज, तो चलिए, ये जो लेक्चर का जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा। निश्चिंत रहें और आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कल के लेक्चर में हमने देखा कि बहुत सारी यूरोपीय कंट्री आई, है ना। पहले आए आपके पुर्तगाली आए, है ना। उसके बाद डच आए, डच के बाद फिर ब्रिटिश आई, ब्रिटिश के बाद आपके डेनिश आए, डेनिश के बाद फिर आपके फ्रेंच आए, ठीक है। अब धीरे धीरे सबके बीच युद्ध हुआ, फिर सब एक एक करके निपटते गए। लास्ट में जो बचा वो बचे थे अपने फ्रेंच और ब्रिटिश, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही उसी को ही पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपना अधिकार बढ़ाया। लेकिन उसके पहले मैं वो है पोर्शन है जो आपको समझना पड़ेगा। वो है, ये एक्चुअली हमारी विषय वस्तु है कि जो रीजनल पावर थे, जैसे ही आपका मुग़ल कमज़ोर हुए तो रीजनल पावर का उदय हुआ, है ना। वो रीजनल पावर क्यों पढ़ना है आप थोड़ी देर में समझोगे, क्योंकि वहीं से ही आपका प्लासी का युद्ध और ये बक्सर का युद्ध है ना, वो सब कनेक्ट होता है। आपका मैसूर का युद्ध है, ये सब कनेक्ट होता है। इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मतलब स्लाइड को भगाऊँगा जल्दी, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ कि जैसे ही आपके मुग़ल कमज़ोर हुए तो कुछ रीजनल पावर राइज़ में आए और अंग्रेज़ों ने उनका दमन तो किया, बट ये जो क्या था, उनका दमन करने के बाद ही अंग्रेज़ों का राइज़ हुआ था, ठीक है। तो चलिए, विषय वस्तु में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तराधिकारी राज्य जो मुग़ल कमज़ोर हुआ, है ना, औरंगज़ेब के बाद। तो आपके हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध में उभरे, है ना। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मुग़ल पतन के बाद जो क्षेत्रीय राज्य उभरे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे आपके मैसूर है ना। नए राज्य कौन से हुए, मराठा, सिख, जाट, ठीक है। और स्वतंत्र राज्य थे वो आपके मैसूर, केरल राज्य, ठीक है। तो हुआ क्या था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो 3 टाइप के राज्य उभरे, ठीक है। तो उनमें से एक थे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी मतलब जो मुग़ल के तो थे हिस्से, और जैसे ही मुग़ल कमज़ोर हुआ तो वो उनके क्या बोलना चाहिए, उत्तराधिकारी के रूप में उभर गए। जैसे कि ये वे मुग़ल प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होने के बाद राज्यों में बदल गए। जैसे अवध है, ठीक है, बंगाल है और हैदराबाद। उसके बाद कुछ राज्य थे जो स्वतंत्र राज्य थे। ऐसे राज्य जो मुख्य रूप से प्रांतों पर मुग़ल नियंत्रण के अस्थिरीकरण के कारण अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं, मैसूर, केरल, राजपूत, है ना। देखिए, ये ऐसा एक्चुअली राज्य है। तो जैसे ही मुग़ल अस्थिर हुई तो जो आपके सदर्न राज्य थे, जैसे मैसूर हो गया, ठीक है, इधर केरल हो गया, और नदर्न पार्ट में आपके ये मान लो ये इधर हैं, तो राजपूत लोग हैं, वो लोग स्वतंत्र हो गए। उसके बाद कुछ नए राज्य आए मुग़ल राज्य से विद्रोही राज्य के रूप में। कौन कौन थे, मराठा, शिवाजी ने काफ़ी विद्रोह किया। उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे, तो शिवाजी और संभाजी, ये लोग तो मुग़ल से लड़ते रहे, लेकिन जो बाद के मराठा आए उनको लड़ना पड़ा आपके ब्रिटिश लोगों से, ठीक है। सिख है, जाट है ना। तो ये लोग कॉन्स्टेंटली लड़ाई में थे, किसके साथ, मुग़ल के साथ। और बाद में फिर ये लोग स्वतंत्र हुए जैसे ही मुग़ल कमज़ोर हुए, ठीक है। तो चलिए, जो स्वतंत्र राज्य हुए उसमें हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शख्स का नाम आता है खिलिज खान। तो खिलिज खान ने साकर खेड़ा है महाराष्ट्र में, बुल्ढाना नाम का शहर है उसके आसपास। तो साकर खेड़ा की लड़ाई जो हुई थी 1724 में, उसमें मुबारिज़ खान को हराया और मारा तथा दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित किया। तो मुबारिज़ खान कौन था, ये ना ये दक्कन है, मतलब जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे सूबेदार था।
मुग़ल के बिहाफ में, ठीक है। तो चिंच किलीच खान था, उसने उसको हराया साकरखेड़ा की लड़ाई में और साउथ में उसने कंट्रोल किया। 1725 में वायसराय बने, गवर्नर है ना, और स्वयं को आसफ जाह की उपाधि, ये उपाधि उसने धारण करी और आसफ जाही वंश की स्थापना की। तो जो इसका संस्थापक कौन था, ये जो किलिच खान था, और उसी का नाम हुआ, ये वही आदमी है ना, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, क्योंकि इसने उपाधि धारण करी आसफ जाह की, ठीक है। अपनी सहिष्णु नीतियों के लिए जाने जाते थे और 1748 में इसकी मृत्यु हुई। तो जब 1748 में इनकी मृत्यु हुई ना, तो इनके बेटे, उनका नाम था नासिर जंग और उसके नाती का नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो नासिर जंग ने सोचा कि चलो पिताजी की मृत्यु हो गई तो मैं शासक बनूंगा करके, लेकिन मुजफ्फर जंग ने उसको स्वीकारा नहीं और दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं पकड़ूंगा जब आपका सेकंड कर्नाटिक वार आएगा, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि जब नवाब की मृत्यु हुई 1748 में, तो बेटे और पोते में युद्ध शुरू हो गया। अब वो तो उसको वहाँ पे मैंने रोक दिया हैदराबाद को। अब कर्नाटक पे आते हैं, जो सेकंड राज्य था। तो मुग़ल दक्कन के सूबों में से एक है ना, मुग़ल दक्कन के सूबों में से एक, और एक प्रकार निज़ाम के नियंत्रण में आया। इस प्रकार निज़ाम के नियंत्रण में आया। उप गवर्नर को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, ठीक है। तो जो उप गवर्नर था, जैसे हैदराबाद था ना, तो हैदराबाद के साथ साथ कर्नाटक भी नवाब के कंट्रोल में था। तो राजनीतिक विकास कैसे हुआ, नवाब ने अपने कार्यालय को वंशानुगत बना दिया, ठीक है। तो जैसे ये है, उसका रिश्तेदारी था दूर का। तो नवाब सादतुल्ला खान ने निज़ाम की स्वीकृति के बिना अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। असल में क्या था, नवाब जो था कहाँ पे था, हमारे हैदराबाद में, है ना। तो ये कर्नाटक भी उसी रीजन में था, तो यहाँ पे भी वो कंट्रोल करता था, ठीक है, नवाब। बट किसके माध्यम से, ये जो नवाब सादतुल्ला खां के माध्यम से, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपने जो भतीजे है दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, निज़ाम से अनुमति भी नहीं ली, ठीक है। और यही जो क्या नाम है, ये जो राज्य है कर्नाटक में, वो कहलाया नवायत वंश के संस्थापक थे। कौन, ये लोग आपके सादतुल्ला खां। दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बना, ठीक है। ये एक जगह बना कर्नाटक, जहाँ पे एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हुआ, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच। तो यहाँ पे भी मैं आके रोक रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, जो जो स्वतंत्र राज्य हुए उनके बारे में बस झलक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये बता रहा हूँ कि कौन उसके संस्थापक थे। तो मैंने हैदराबाद का संस्थापक बताया, निज़ामुल मुल्क, ठीक है। यहाँ पे आपका सादतुल्ला खां था, जिसने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और तीसरा आते हैं बंगाल, क्योंकि बंगाल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होगी आपके प्लासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की, और यही आपके इंडियन हिस्ट्री को टोटली चेंज करता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो हमें मुग़ल से आना पड़ेगा। तो औरंगज़ेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, तो इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने जो राजधानी है उसको बदल दिया, आपके जो ये बंगाल था उसको मुर्शिदाबाद कर दिया, ठीक है। और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मुर्शिदाबाद में जो राजधानी घोषित चेंज करने वाला था, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। अपने नाम पे ही उसने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी बनाई। 1727 में क्या हुआ, उसने उसके दामाद शुजाउद्दीन ने उत्तराधिकार संभाला। इसके बाद कुछ मुर्शीद अली के बाद उसका दामाद बना शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी। लेकिन शुजाउद्दीन था वो क्या हुए, उनकी मृत्यु हो गई 1739 में, और उसके बाद उसका पुत्र बना सरफराज खां, ठीक है। और उसके बाद कौन हुआ, ये सरफराज खान तो हो गया। उसके बाद फिर 1740 में, मतलब बहुत जल्दी सरफराज खान को दबा दिया गया और अली वर्दी खान ने विद्रोह किया और नवाब को मार दिया। इसको मार दिया 1739 में ही। कुछ समय ही शासन किया था कौन, सरफराज खान, वो बेटा था शुजाउद्दीन का, ठीक। पूरा वंश चल रहा है ना। मुर्शिद कुली खां था, फिर वंशानुगत कर दिया, उसके बाद उसका दामाद बना, दामाद के बाद उसका बेटा, दामाद का बेटा बना, उसको मार दिया अलावर्दी खान ने। और बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में आता है, वो ये अलीवर्दी खां है ना, उसका नाती था, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। जैसे जैसे मुग़ल कमज़ोर होते जा रहे हैं, वहाँ पे जो उनके नवाब थे या फिर उनके गवर्नर थे, वो लोग शासन की बागडोर संभालने लगते हैं। मतलब रीजनल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है,
तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको इसमें कुछ याद करने लायक क्या है पूछना चाहोगे तो मैं यही बोलूँगा कि जो लास्ट गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां, जिसको औरंगज़ेब ने दीवान बनाया था। बाद में वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। और फिर उसका पूरा वंशज चल रहा है जो बंगाल में गवर्नर बन रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे रोकता हूँ बंगाल वाले को, नेक्स्ट जाते हैं, ये ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं अवध, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ये मुग़ल शासन। अब अवध में क्या हुआ, 1722 में सदात खान बुरहान उल मुल्क को अवध का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने, आपके मोहम्मद शाह द्वारा। मोहम्मद शाह कौन था, आपके ये मुग़ल के वंशज है ना, औरंगज़ेब के बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला जो पढ़े वही है वो। तो 1722 में इसने क्या किया, सआदत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का गवर्नर बनाया। अब ये क्या हुआ, ये भी बहुत इच्छा शक्ति वाला आदमी था, साहसी और ऊर्जावान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और सहिष्णु शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को ना थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, 1739 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस टाइम हुआ था नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली में इसने कत्लेआम मचाया था। तो बोला जाता है कि जब इसका आक्रमण हुआ ना तो इसने अब डर से सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो 1739 में अपनी मृत्यु से पहले प्रांत को वस्तुतः स्वतंत्र और वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत बना दिया मतलब कोई ऐसा मुग़ल लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, अब वंशानुगत हो गया मतलब इसके परिवार वाले ही अब गवर्नर रहेंगे, किसका, अवध का। तो शहादत उल बरहान के टाइम से ये आपका बन गया वंशानुगत हो गया। अब उसके बाद ना एक जगह का नाम बहुत सुने होंगे दिल्ली में, सफदरजंग करके, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है शहादत खान के बाद उसका जो भतीजा था, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसका जो भतीजा था सफदरजंग, उसने उत्तराधिकार संभाला। और 1748 में 1739 से लेकर 1754 तक उसने अवध को देखा, शासन संभाला। और 1748 में मुग़लों के वजीर बने, मतलब मुग़ल दरबार में उसको वजीर बना दिया गया। 1754 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या था, लंबे समय तक शांति के परिणाम स्वरूप अवधी संस्कृति का विकास हुआ। किसके टाइम में, आपके ये दोनों शहादत खान और सफदरजंग के टाइम। कला साहित्य और व्यंजनों का केंद्र बना, कौन सा, अवध, ठीक है। तो इसमें आपने समझ गए कि किसके टाइम में ये स्वतंत्र हो गया था, सआदत खान बुरहान ने उसको स्वतंत्र बना दिया था मरने से पहले। अब आते हैं इसके बारे में आप बार बार सुनते हो, वो है मैसूर, है ना। तो मैसूर में आपने टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बहुत सुना है, ठीक है। तो इनका कैसे राइज़ हुआ, तो मैसूर तो ऐसे भी कंट्रोल में नहीं था इनके, मुग़ल के। उस टाइम क्या चल रहा था, वहाँ पे वाडियार राजवंश का शासन था, ये जो टीपू और हैदर के आने से पहले। तो यहाँ पे क्या था, नाम मात्र की मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था। राजा चिक्का कृष्णराज 2 मंत्रियों के हाथों की कठपुतली थे। तो ये जो राजा था वाडियार डायनेस्टी का, जिसका नाम था कृष्णराज वाडियार या फिर राजा चिक्का कृष्णराज, एक ही बंदा है वो, ठीक है। तो इसके 2 अधिकारी थे, नंदराज और दूसरा था देवराज, है ना। तो दोनों के हाथ ही कठपुतली का मतलब कठपुतली की तरह काम करता था, वही लोग शासन चलाते थे। तो उनके सेना में ना एक हैदर अली था। तो हैदर अली ने जब स्टार्ट किया तो बहुत छोटे पद से स्टार्ट किया सेना में, बट उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसमें जो स्किल था, उसके चलते वो बहुत जल्दी जल्दी उभरा। और उसने क्या किया, ये 1755 में हैदर ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना जो किसने की, आपके हैदर अली ने, ठीक है। और 1761 में क्या किया, 1761 में इसने क्या किया, नंदराज को उखाड़ फेंका और अपना अधिकार स्थापित किया, कहाँ पे, आपके मैसूर रीजन में, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका हैदर अली का राइज़ हुआ, ठीक है। एक सेकंड मुझे ब्रेक दीजिए। सॉरी, ठीक है। तो ब्रेक के बाद फिर से हम लोग, हैदर अली ने मैसूर को एक छोटे राज्य से दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली, तो हैदर अली के नेतृत्व में ही ये काफ़ी शक्तिशाली राज्य बना। ये जो डिंडीगुल है ना, जहाँ पे इसने शस्त्रागार बनाया था, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब आते हैं उसके पुत्र के बारे में, टीपू सुल्तान, ठीक है।
एक्चुअली इस टाइप का मैं हिंदी वाला करना चाह रहा था, बट कुछ स्लाइड जैसे मैंने बताया, मैंने बाईजूस का जो कॉपी करा था तो डायरेक्टली वो इंग्लिश वाला ही कॉपी कर लिया। तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। टीपू सुल्तान के बारे में, जो उसका पुत्र था, किसका, हैदर अली का, उसके बारे में कुछ दिया है डिटेल। क्योंकि वो थोड़ा क्या था, पॉपुलर आदमी था, है ना। पॉपुलर क्यों था? क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव कैरेक्टर का था। उसने क्या किया था, नया कैलेंडर जारी किया, नए सिक्के जारी किए और नए नाप तौल के पैमाने जारी किए। ठीक है। इसने, टीपू सुल्तान इसलिए भी फेमस है कि जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम ट्री ऑफ लिबर्टी, मतलब आज़ादी का वृक्ष बोल लो, सेरिंगपट्टनम में, जो उस टाइम मैसूर की राजधानी थी, वहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया। ठीक है, मतलब निशानी टाइप का। एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब क्या था? एक राजनीतिक दल था जो कि उस टाइम फ्रांस में ये क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाह रहा था और इक्वालिटी की बातें कर रहा था। ठीक है। तो जो टीपू सुल्तान है उसका भी सदस्य बना। तो थोड़ा बहुत ग्लोबल आउटलुक था, क्योंकि बाद में आप देखोगे कि इसको फ्रेंच लोगों की मदद भी मिली, है ना, युद्ध के टाइम। तो मतलब फ्रेंच लोग का सपोर्टर था, मतलब यहाँ से सपोर्ट कर रहा था वो। तो ही वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, पहले वाली जो बात मैंने बोली इसको इग्नोर मारिएगा। फ्रेंच लोग का डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं मिला, इनडायरेक्टली सपोर्ट मिला था, क्योंकि इसका जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म का जो करना था, मॉडर्नाइज, तो उसमें फ्रेंच लोगों ने काफ़ी मदद करी थी। ठीक है। ही वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ इंग्लिश, मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको काफ़ी थ्रेट समझता था। और अपने जो नेवी है, ये जो नौसेना है, उसको मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की, इसने प्रयास किया। मैसूर फ्लोरिश्ड एंड कंपेरेटिवली वाज बेटर देन, मतलब उसके टाइम में मैसूर काफ़ी मतलब विकास हुआ वहाँ पे। इसने मिशनरी भेजे थे कहाँ पे, आपका फ्रांस, ईरान, टर्की। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इंग्लिश में था फिर भी समझाया, उसका कारण ये था कि ये फैक्ट जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम ट्री ऑफ लिबर्टी किसने और कहाँ किया था, तो वो था टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था। 3 जो सुधार लाए वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है। और नेवी को भी उसने काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया। आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है? चीन के साथ उसने व्यापार शुरू किया, रूस और अरब के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। और इसी के बारे में जो सर जॉन शोर है, उसने कहा था कि उसके प्रभुत्व के किसान संरक्षित हैं और उसके श्रम को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित उन्होंने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की प्रतिमा के निर्माण के लिए धन दिया। देखिए, तो ये जो टीपू सुल्तान कैसा है ना, इसके बारे में हिस्टोरियन के डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं कि कट्टर था, मंदिरों को तोड़ा है इसने बहुत सारा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की प्रतिमा का निर्माण के लिए धन भी उसने दिया था। तो वही है कि हिस्ट्री डिवाइडेड रहता है कुछ ओपिनियन पे। तो ये वाले फैक्ट को आप याद रखिएगा, श्रृंगेरी में देवी शारदा वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। उसके निजी पुस्तकालय में विविध विषयों पर पुस्तकें थी, धर्म, इतिहास और ये सब। तो काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी था, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद क्या था, केरल। जैसे हमने देखा मैसूर के बाद केरल भी काफ़ी अपने आप में स्वतंत्र था। तो 4 महत्वपूर्ण राज्यों में विभाजित था, कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और त्रावणकोर। ठीक है। तो 1763 में केवल कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर के 3 बड़े राज्य मौजूद थे। इसका जो राजा था ना उस टाइम, मार्तंड वर्मा था। ठीक है, मेरे परिवार का नहीं था, वर्मा है लेकिन। ठीक है। तो त्रावणकोर राज्य उनके नेतृत्व में उभरा। कोलाचुएल की लड़ाई हुई, ठीक है, जिसमें डचों को उसने हराया था। तो जिसके परिणाम स्वरूप मालाबार में डच शक्ति का पूर्ण पतन हुआ। इसने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो ये फैक्ट को याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। उसके बाद इसका बेटा था जिसके बारे में थोड़ा सा बोला जाता है, राम वर्मा, उसको देख लीजिएगा। इसके टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था केरल में। और ये कवि था, विद्वान, संगीतकार, प्रसिद्ध अभिनेता और महान संस्कृति के व्यक्ति थे। ठीक है। तो इसके टाइम में काफ़ी फ्लोरिश हुआ। तो उसको क्या बोला जाता है, मलयालम साहित्य का उल्लेखनीय पुनरुत्थान देखा गया। किसके टाइम में, राम वर्मा के टाइम में। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं इससे, तो क्विकली मैं स्विच कर रहा हूँ नेक्स्ट। फिर आते हैं हम लोग राजपूत स्टेट पे। ठीक है। तो हमने देख लिया हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, ये केरल, मैसूर। अब राजपूत। तो राजपूत में क्या था उस टाइम, राजा सवाई सिंह, जो कि अंबर के राजा थे। ठीक है। तो वो भी एक डिस्टिंग्विश स्टेटमेंट थे, मतलब अच्छे राजा थे। और साथ में लॉ मेकर थे,
कानूनविद और एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे। ठीक है। मैन ऑफ साइंस एंड आर्ट, मतलब इसको साइंस और आर्ट में भी बहुत नॉलेज था। और इसी ने ही एक जो फेमस ये क्वेश्चन बन सकता है वो है जंतर मंतर का निर्माण इसी के टाइम में हुआ था। तो जंतर मंतर क्या है? एक खगोल वेधशाला है। मेरे को जाने का मौका मिला, तो जब मैं जयपुर में था तो गया था। तो वहाँ पे आप देखोगे ना, तो उस टाइम के हिसाब से मतलब बहुत एडवांस टाइप का है ना। मतलब एक जगह है जहाँ पे खगोलीय विज्ञान को अध्ययन करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस रखे हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्वेटरी बनाया था। कहाँ कहाँ पे? 5 जगह बनाए हैं: उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा। ये फैक्ट याद रखिएगा। आप चाहें तो जो मेरा टेक्निक है याद करने का, वैसे याद कर सकते हैं। मैं ऐसे याद करता था, ठीक है, क्योंकि दिमाग में ना बसना ज़रूरी है। तो पहला कहाँ है? उज्जैन में, एमपी के आसपास। ठीक है। जयपुर में है तो यहाँ पे कर देता था मैं। दिल्ली है यहाँ पे। वाराणसी तो ये यहाँ पे। और मथुरा तो यहीं पे ही। ठीक है। तो यूपी में 2 है, मथुरा और वाराणसी। उज्जैन मतलब एमपी। ठीक है। तो ऐसा कुछ करके आप याद रखिएगा। इसके कुछ जो कंट्रीब्यूशन उसको पढ़ लेते हैं। जिज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार किया, जिससे लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाया। अब आप बोलेंगे सर ये जिज मोहम्मद शाही क्यों रखा? तो भाई उस टाइम ये जो मुग़ल शासक था, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो उसी के नाम पे इसने रख दिया। यूक्लिड के एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया, कुछ किताबों को अनुवाद करवाया। ठीक है। तो करवाया लिखना ज़रूरी है, इसने खुद नहीं करा, करवाया था। उसके अलावा क्या था? कुछ ये सब मतलब मैथ्स में इसको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। इसका एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा हाथ था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। जंतर मंतर को याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं जाट जो राज्य था, ये कहाँ पे है? भरतपुर, प्रेजेंट डे हरियाणा में। ठीक है। तो उस टाइम में 3 राजा हुए जो बहुत फेमस हुए। उसमें से सूरजमल है। उसके बाद उसके पहले जो थे चूरामन और बदन सिंह, ये लोग फेमस थे। जाट कौन थे? जाट किसानों की एक जाति थी जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास रहते थे। भरतपुर का जाट राजा चूरामन और बदन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। जाट राज्य है ना, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। सूरजमल के अधीन अपने उच्चतम गौरव पर पहुंचा। मतलब जो जाट राज्य है उसका सबसे गौरवशील जो राजा था वो था सूरजमल। पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली तक के अधिकार विस्तारित था। ठीक है। इसके बारे में क्या बोला गया है? सूरजमल को प्लेटो कहा गया है। ठीक है। किसका? जाट राज्य का प्लेटो कहा गया है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, है ना, और राजकीय ज्ञान बहुत था। ये बंगश और रोहेला करके और लोकेशन है जो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हुए। रोहिलखंड वो है जहाँ पे अफ़गान लोग बाहर से आके बस गए थे। तो ठीक है, ये प्रेजेंट डे यूपी में है। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विकली हम लोग आते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर पे। ठीक है। तो 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए थे। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या कारण था उसको भी पढ़ेंगे और उसके रिजल्ट को। ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच जो युद्ध था वो साउथ इंडिया में हुआ। क्यों हुआ? तो उसका कारण बताया है कि नॉर्थ इंडिया में तो जगह ही नहीं था ना। औरंगजेब ने विस्तार रोक दिया था। किन लोगों का? ये जो फॉरेनर आए थे उनका। पश्चिम में तो मराठा लोग प्रभावशाली थे, शिवाजी और उसके जो वंशज थे उन लोग का अधिकार था। पूर्व में अलीवर्दी खां जो बंगाल में था उसने कंट्रोल कर रखा था। बचा दक्षिण, तो दक्षिण में उस टाइम क्या था? शक्ति नहीं थी, है ना। केंद्रीय शक्ति गायब हो गई थी और 1748 में निज़ाम की मृत्यु के बाद शक्ति शून्य पैदा हो गया था। आपको याद रखिए, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1748। इस टाइम आपका मैसूर भी विकसित नहीं हुआ था। ठीक है। वो तो जस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या आया? कर्नाटिक वार, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कर्नाटिक वार के बारे में। तो ये पहला जो कर्नाटिक वॉर था ना, उसका कारण क्या था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष था। कहाँ पे? आपके यूरोप से स्टार्ट हुआ था। तो यूरोप में स्टार्ट हुआ था क्योंकि वहाँ पे चल रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन। तो 1740 से लेके 1748 तक चला वो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। तो अब बोलेंगे सर ये वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन क्या है? मतलब वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। तो वहाँ के जो राजा थे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी जो थी एक पुत्री, ठीक है, तो वो बननी थी राजकुमारी। लेकिन वहाँ पे भी कट्टरपंथी थे तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, एज राजकुमारी। तो वहाँ पे फिर वो सक्सेशन का युद्ध शुरू हुआ। तो ये हुआ पहला लीग और ये हुआ दूसरा टीम। ठीक है। दोनों चाह रहे थे कि वहाँ पे उनका उत्तराधिकार हो। तो चूँकि फ्रेंच और
ब्रिटेन जो थे वो इंडिया में भी थे, तो जो ये युद्ध वहाँ पे हो रहा था यूरोप में, उसका इम्पैक्ट दिखा इंडिया में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ उसका था 1746 से लेके 48 तक में। आपको टाइमलाइन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। कारण क्या था, यहाँ पे मद्रास वर्सेस पौंडीचेरी चल रहा था। मद्रास में किसकी कंपनियाँ चल रही थी, आपके अंग्रेज़ों का। पौंडीचेरी में किसका अधिकार था, फ्रांसिस का। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत ही बड़े व्यापार के केंद्र थे, तो दोनों ही अपना विस्तार करना चाह रहे थे, इसीलिए कंपटीशन बढ़ा। दूसरा था फ्रांसीसी विस्तार के लिए लॉर्ड डुप्लेक्स की महत्वाकांक्षा। तो जो लॉर्ड डुप्लेक्स था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि क्या बोलें, अपन कंट्रोल करें सदर्न इंडिया में, हम लोग चेन्नई में भी कंट्रोल करें, मद्रास में। तो उसने क्या करा, उसने ऑर्डर किया कि ब्रिटेन के जो शिप हैं उनको लूटा जाए। ठीक है, तो अटैक करवा दिया था किस पे, ब्रिटिश शिप पे। और ये ही एक इमीडिएट कारण था जिसके चलते भारत में भी वो युद्ध शुरू हुआ, जिसको प्रथम कर्नाटिक युद्ध कहते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लिया गया, जैसे मैंने बताया इसकी महत्वाकांक्षा लॉर्ड डुप्लेक्स का। मद्रास कर्नाटक के नवाब के शासन के में एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र था। आपको पता ही है ना, ये जो था कनेक्टेड था। आपका कर्नाटक का जो नवाब था ना, वो इस एरिया में भी कंट्रोल करता था, जैसे मैंने डिंडीगुल का एग्जांपल दिया। मद्रास कर्नाटक के नवाब के शासन में एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पे सेंट थोम की लड़ाई हुई। तो डुप्लेक्स ने कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के नेतृत्व वाली भारतीय सेना को हराया, और ला बोर्डोनेस, ये कौन था, नौसेना का अधिकारी था, के समर्थन में डुप्लेक्स द्वारा मजबूत रक्षा किया गया। तो इसकी मदद से, ये जो है ना ला बोर्डोनेस, उसकी मदद से इसने मद्रास पे कब्जा किया। ये बहुत ही शातिर नौसेना अधिकारी था। ठीक है, तो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि कारण कहाँ से हुआ इनका। जो ओरिजिन था वो था यूरोप में जो युद्ध था, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन, उसका कारण। और भारत में जो कारण थे ये थे, और इमीडिएट कारण था डुप्लेक्स ने ऑर्डर किया था कि इनके शिप को लूटा जाए। ठीक है, तो फिर ये सेंट थोम की लड़ाई हुई, वो आपके कर्नाटिक वॉर में ही हुआ। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब ये एक्सला शैपेल, ये कहाँ पे है, जर्मनी में है लोकेशन, तो वहाँ की संधि हुई और ये युद्ध ख़त्म हुआ। तो इस संधि के फलस्वरूप क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी किले लुइसबर्ग के बदले में मद्रास को ब्रिटिश को वापस किया जाना था। देखिए, लड़ाई जो है ना अलग अलग फ्रंट में चल रही थी। अमेरिका में भी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि अमेरिका में भी फ्रांस और ये ब्रिटेन थे, है ना, नया डिस्कवरी हुई थी अमेरिका। तो वहाँ पे भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच लड़ाई हो रही थी। यूरोप में लड़ाई तो हो ही रही थी ऑस्ट्रियन सक्सेशन का, इंडिया में भी लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ट्रीटी हुआ एक्सला चैपेल का, तो उसमें उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी किले लुइसबर्ग के बदले में इस पे कब्जा कर लिया था आपके ब्रिटिश लोगों ने। मद्रास को वापस करना पड़ा, किसको, फ्रेंच को। तो एक्सचेंज हो गया, फ्रेंच लोगों ने मद्रास को वापस किया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश लोगों ने लुइसबर्ग को वापस किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि फ्रांसीसी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई। इसका कारण ये था डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स के चलते ही फ्रांसीसी थे वो काफ़ी मजबूत हुए। डुप्लेक्स ने अपने असाधारण कौशल और कूटनीति का पर्याप्त प्रमाण दिया। औपनिवेशिक संघर्षों में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नौसेना की शक्ति को उजागर किया। आपने देख ही लिया, फ्रेंच जो थे उन्होंने अपनी महारत हासिल करी उस टाइम। भारत में निरंतर एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता के लिए मंच तैयार हो गया। ठीक है, ये पहला युद्ध नहीं था, इसके बाद और भी युद्ध हुए। तो क्विकली आते हैं सेकंड कर्नाटिक युद्ध पे। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि दोनों ही जो देश थे आपके फ्रेंच और हैदराबाद, ये दोनों चाह रहे थे इंटरवेंशन, मतलब वो करना, जो क्या बोलना चाहिए, ये जो हमारे देसी रियासत थे उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। आपको मैंने बताया था हैदराबाद में कौन कौन लड़ रहे थे, इसके नवाब का बेटा और उसका नाती। तो कौन कौन थे ये, आपका ये देखिए, मुजफ्फर जंग जो था उसका नाती था, और नसीर जंग था वो उसका पुत्र था। तो नसीर जंग को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश, और फ्रेंच जो सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग, जो कि उसका नाती था। ठीक है, और कर्नाटक में जो चल रहा था सक्सेशन का वॉर, तो वो चल रहा था चंदा साहिब। तो चंदा साहिब कौन था, ये था आपके इसका दामाद, किसका, दोस्त अली खां का। ठीक है, तो उसका दामाद, और एक
स्वतंत्र कुछ कोई था, तो इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था उत्तराधिकार का। तो चंदा साहब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने और अनवर उद्दीन को सपोर्ट किया ब्रिटिश ने। ठीक है, तो प्रमुख लड़ाइयाँ कौन सी हुई? जो अंबुर की लड़ाई हुई 1749 में, उसमें कौन मारा गया? अनवर उद्दीन मारा गया, और लेकिन उसका बेटा जो था वो भाग गया त्रिचोनापल्ली में, उसको छोड़िए। नसीर जंग था जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रही थी, वो भी अपनी जान गंवा बैठा। तो दोनों ही केस में फ्रेंच लोग जीत गए। ठीक है, तो चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने और मुजफ्फर जंग दक्कन के सूबेदार बने। नए सूबेदारों के अनुरोध पर बूसी के अधीन फ्रांसीसी सेना हैदराबाद में तैनात की गई। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? जब फ्रांसीसी त्रिची में थे, ठीक है, अब फ्रांसीसी जीत तो गए हैं, तो जब फ्रांसीसी त्रिची में थे, अंग्रेज़ों ने अरकोट, अरकोट है तमिलनाडु में, जिससे फ्रांसीसियों को घेराबंदी उठानी पड़ी और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश जवाबी हमला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए थे फ्रेंच लोग कि भाई जीत तो गए करके, लेकिन अंग्रेज़ों ने पलटवार किया और ये जो फ्रेंच लोगों ने घेराबंदी की थी तमिलनाडु के अरकोट में, उसको उठानी पड़ी। ठीक है, अब फिर से इनके बीच क्या होता है? एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। ये हुआ 1754 में, और इसके तहत क्या है, अंग्रेज़ों ने मांग किया कि भाई डुप्लेक्स को वापस बुलाया जाए फ्रेंच, तो वापस लौट जाता है और एक नए गवर्नर के रूप में ये गोडेहू आता है फ्रेंच की टीम में। फ्रांसीसी के विफलता के कारण क्या थे? त्रिची पर कब्जा करने में डुप्लेक्स की विफलता है ना। वो गया तो था त्रिची को कंट्रोल करने, बट जैसे ही वो उधर गया तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे घेराबंदी कर दी तमिलनाडु में। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और विनाशकारी खर्चों ने उनके भाग्य को सील कर दिया। इसका महत्व क्या है? युद्ध वाणिज्यिक वर्चस्व के लालच से प्रेरित आंतरिक मुद्दों पर आधारित था। भारत में बढ़ती ब्रिटिश सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जीत गया था, उसके सपोर्ट जिसको किया वो भी जीत गया, पर त्रिची में कंट्रोल करने पे फेल हो गया। ठीक है, और अल्टीमेटली ब्रिटिश के साथ उसको संधि करनी पड़ी पौंडीचेरी की। ठीक, अब आते हैं तीसरा वॉर होता है। तो ये तीसरा वॉर इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटिश और ये जो फ्रेंच हैं उनके बीच 7 ईयर लॉन्ग युद्ध चल रहा था। कहाँ पे? यूरोप में, जिसने भारत को अल्पकालीन शांति को समाप्त कर दिया। थोड़े दिन के लिए शांति था, है ना, लेकिन फिर से युद्ध शुरू हो गया। ये 7 साल लड़ाई चली। लेकिन इस टाइम क्या हुआ था आपको याद होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को पूरा मतलब पूरी तरह उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और जो वहाँ पे उनको मनोबल बढ़ा ना कि हम लोग जीत गए इंडिया में, उस मनोबल के माध्यम से ही इन्होंने जो कर्नाटक का जो थर्ड वॉर था उसमें फ्रेंच लोगों को हराया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर कब्जा किया। ठीक है, सिराजुद्दौला उस टाइम नवाब थे बंगाल के। काउंट डी लैली जो उस टाइम कौन था? फ्रेंच गवर्नर था, इसका नाम याद रखिएगा, पूछता है कई बार, ने फोर्ट सेंट डेविड, जो कि कौन है ये, ब्रिटिश बस्ती पर हमला किया और तमिलनाडु में है ये। और फिर हुआ वांडी वॉश का युद्ध। ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे सर आयरकूट और फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रहे थे काउंट डी लैली। ठीक है, तो वांडी वॉश की लड़ाई में अल्टीमेटली फ्रेंच लोगों की हार हुई और आपके ये जो फ्रेंच क्या था, ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व स्थापित हुआ। ठीक है, तो 2 सेकंड ब्रेक ले रहे हैं। तो ये तो हो गया कर्नाटिक 3 वार, है ना। तो इसका आउटकम एक बार देख लेते हैं। तो तीसरा जो वांडी वॉश का युद्ध हुआ, वांडी वॉश कहाँ पे है? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, वांडी वॉश को कहीं कहाँ पे है अगर आपके डाउट हुआ तो ये होता है तमिलनाडु में। तो ठीक है दोस्तों, मैं समराइज़ करता हूँ आपको। पहले इसका तो परिणाम देख लेते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत में फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्रों को संरक्षित राज्य बना दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। कोई किलेबंदी की अनुमति नहीं दी गई, कोई स्थायी सेना नहीं रखेंगे। फ्रांसीसी केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गया। अल्टीमेटली कहाँ पे? आपके पौंडीचेरी साइड में ही सीमित रह गए। पौंडीचेरी और कुछ अन्य क्षेत्र फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, लेकिन उन्हें कभी भी किलेबंदी नहीं किया जाना था। इसका महत्व क्या हुआ? इसने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को सील कर दिया, ब्रिटिश को उपमहाद्वीप में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 3 युद्ध हुए आपका 46 से 48। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला कौन था? सेकंड वाला ये हुआ आपका
48 से 54, और तीसरा हुआ आपके 56 से 63, ठीक है। तो तो पहले में तो फ्रेंच जीते थे, सेकंड में मतलब थोड़ा निर्णय क्लियर नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा, क्योंकि पहले फ्रेंच जीते फिर बाद में ब्रिटिश हारा। तो सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, निर्णायक नहीं था बोलते हैं। थर्ड में फिर ब्रिटिश लोगों ने वॉन्डी वॉश के युद्ध में पूरी तरीके से हरा के उनको बाहर ही कर दिया। उनके कारण क्या थे फ्रांसीसी पराजय के, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है संगठनात्मक अंतर। फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी एक राज्य उपक्रम था, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज था, है ना। इसको सरकार द्वारा फंडिंग था, जिसके निदेशक क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। राजा जो जो निदेशक था उसको राजा नियुक्त करता था। सुस्ती और नौकरशाही नियंत्रण से पीड़ित थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक लचीलेपन के साथ एक निजी संस्था थी। तो आप जानती हो ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है प्राइवेट कंपनीज़ में, है ना। गवर्नमेंट का हूँ, बट आपको पता है गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नौकरशाही दिखती है। रणनीतिक त्रुटियां क्या क्या थी, फ्रांसीसियों द्वारा विभिन्न मोर्चा खोल देना। वो लोग भारत में भी लड़े, यूरोप में भी लड़े, उत्तरी अमेरिका। तो भाई उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए, 3-3 फ्रंट में लड़ रहे हो अंग्रेज़ों से। भारत में जटिल राजनीतिक स्थितियों को समझने में विफल रहे, अंग्रेज़ों की तरह मजबूत नौसेना का निर्माण नहीं कर सके। ब्रिटिश लाभ क्या हुआ, ब्रिटिश के पास क्या था, संसाधन था। बंगाल में उन्होंने जीत लिया था, आंशिक नियंत्रण कर लिया था प्लासी के बाद। भारत में 3 प्रमुख जो अड्डे थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे पे कंट्रोल था। और प्लासी की जीत ने समृद्ध संसाधनों का पहुंच प्रदान कर दी। किसको, आपके इनको इंग्लिश को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि बंगाल पे जो इनका कंट्रोल हुआ, जो मैं प्लासी की बात कर रहा हूँ, और बक्सर का, वो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1717 का फरमान जो जारी किया था, किसने किया था, फर्रुखसियार ने, जिसको बोला जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो अंग्रेजी वर्ड है उसका मतलब होता है महान चार्टर, और ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इस चार्टर ने क्या किया था, उनको आज़ादी दी थी कि आप निर्यात आयात करो और एक वार्षिक भुगतान कर देना 3000 रुपये, ठीक है। उनको दस्तक का भी वो दिया, अनुमति। दस्तक मतलब माल परिवहन के लिए पास जारी करना का जो अनुमति था इनके पास था, ब्रिटिश लोग के पास। इसके परिणाम क्या हुए, कंपनी के अधिकारियों ने व्यापार विशेषाधिकारों का व्यापक दुरुपयोग किया। इन लोगों ने क्या किया, चलो कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं, निजी बिजनेस भी करने लग गए थे, ठीक है। तो अगर निजी बिजनेस कर रहे थे तो भाई राजा जो था मुगल, उसने तो आपको 3000 कंपनी के लिए दिया था, इंडिविजुअल व्यापार करने के लिए दिया नहीं था। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल टैक्स में बहुत लॉस हुआ। किसको, आपके बंगाल को। नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नवाब कौन, आपके बंगाल के नवाब। 1756 में जो अली वर्दी खां की मृत्यु हुई, अली वर्दी खां वही जो हम लोग बंगाल का नवाब पढ़ रहे थे ना, वहाँ से आएगा। तो उसके 23 वर्षीय पोते सिराजुद्दौला ने उत्तराधिकार संभाला। मैं जब ये बता रहा था ना आपको कैसे बंगाल आज़ाद हुआ, तो बताया था कि अली वर्दी खां आया था 1740 में। तो 1740 से 56 तक इसने राज किया। सिराज क्या किया, सिराज यूरोपीय कंपनियों द्वारा अर्जित बड़े मुनाफे से संदिग्ध था। मतलब उसको डाउट हुआ कि भाई ये लोग ना बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, बट हमें तो चिंदी चोर पर समझ रखा है। उसने मुर्शिद कुली खां के समय जो कि समय जैसी समान शर्तों पर व्यापार करने को कहा। हुआ क्या था, मुर्शिद कुली खां कौन था, बंगाल का नवाब, जिसको औरंगजेब ने नियुक्त किया था। पीछे स्लाइड में देखिएगा, ठीक है। तो भले आपके फर्रुखसियार ने बोला कि भाई 3000 दे देना, लेकिन मुर्शिद खां ने ना ये जो इस सब का विरोध किया था, बोला कि भाई नहीं, आपको तो देना पड़ेगा, व्यापार का जो है टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो जो ये था सिराजुद्दौला था, उसी ने भी उस नीति को लागू किया। बोला कि ये आपको व्यापार के लिए कर तो देना पड़ेगा राज्य को, ठीक है। अब उसने कुछ एक्शन लिए तत्कालीन, जिसके चलते फिर मामला बढ़ गया था। तो सबसे पहला एक्शन क्या लिया, किलेबंदी किया। जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक और युद्ध की आशंका में अपने किलेबंदी में सुधार करने लगे, सिराज ने उन्हें ऐसा गतिविधि करने से रोका, आदेश दिया कि रोक दो, क्योंकि वे बिना अनुमति के कर रहे थे। फ्रांसीसी सहमत हुए, लेकिन अंग्रेज इनकार कर दिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश और अब देखो हम लोग थर्ड वॉर के आसपास हैं, जो कर्नाटिक वॉर हुआ ना 1757, तो उसके आसपास ही हैं। तो ये लोग को डाउट था कि भाई अब तो फिर से लड़ाई हो सकती है, तो दोनों किलेबंदी कर रहे थे, फ्रेंच लोग भी और अंग्रेज लोग भी, ठीक है। जब सिराज को पता चला तो बोला भाई ये सब बंद करो, ये सब, है ना। तो फ्रेंच तो मान गए, बिल्कुल ठीक है, नवाब ने बोला बंद कर दो, लेकिन ब्रिटिश नहीं माने, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए उसने सैन्य कार्रवाई करी, 3000 पुरुषों के एक दस्ते का नेतृत्व किया और कासिम बाजार के किले और कारखाने को घेर लिया।
यहाँ पे जो इनका किला था ना अंग्रेज़ों का, उसको घेर लिया। कलकत्ता जाने से पहले कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैदी बना लिया, भागते उसके पहले ही उनको कैदी बना लिया। 16 जून को सिराज की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और 20 जून 1756 को संक्षिप्त घेराबंदी के बाद फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये उनका किला था, फोर्ट विलियम, जहाँ से व्यापार करते थे, फैक्ट्री खोली थी ब्रिटिश ने। ब्लैक होल त्रासदी क्या है फिर? ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता की घेराबंदी में पकड़े गए कैदियों को फोर्ट विलियम के सामान्य कारागार में कैद कर दिया। जे जेड होलवेल ने घटना का दस्तावेजीकरण किया और अंग्रेज समुद्र के पास फुल्टा में शरण लिए। मतलब हुआ ये था कि बहुत छोटी सी खोली थी, वहाँ पे बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे उनको कूट के भर दिया था, ठीक है। जब उनको सुबह निकाला गया तो बहुत सारे लोग सफोकेशन से मर गए थे। तो ये ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। इसका क्या फैक्चुअल डेटा था वो मैं एक बार बताऊंगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। कितने लोग मरे, कौन ये थे, वो सब उसका एक डेटा है। तो प्लासी का युद्ध, इसी कारण में फिर अंग्रेज भड़क गए। उन्होंने फिर क्या किया, प्लासी का युद्ध उसी के कारण हुआ, जो कि इमीडिएट कारण था। 2-3 कारण तो आपने देख ही लिया, अगर पूछा जाए तो बता सकते हो कि जो बंगाल का नवाब था बहुत हस्तक्षेप कर रहा था, टैक्सेशन के लिए बोल रहा था। लेकिन इमीडिएट कारण था जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, जो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज जो सैनिक थे उनको एक छोटे से क्या बोलते हैं किले में बंद कर दिया था और सफोकेशन से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ब्रिटिश षड्यंत्र क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसने क्या किया, नवाब के जो दरबार में प्रमुख पुरुष लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया। उनमें से था मीर जाफ़र, जो कि वहाँ का मीर बख्शी था, जगत सेठ मारवाड़ी बैंकर, ओमी चंद, मानिक चंद, राय दुर्लभ, घसेटी बेगम, नवाब की अमीर मामी। तो बहुत उसके परिवार के लोगों को और दरबार के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। तो ये जो नाम था ना वो सिर्फ युद्ध के लिए नाम था, कोई एक्चुअल में युद्ध नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो आपके अंग्रेज की तरफ मिल गए। मुर्शिदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर लड़ा गया प्लासी का युद्ध। ये केवल नाम का युद्ध था, पूर्ण युद्ध से अधिक एक झड़प की तरह था। केवल मीर मदन और मोहनलाल, पूछा जाएगा ना कौन लड़ा, तो ये दो लोग थे, मीर मदन और मोहनलाल ने नवाब के लिए लड़ाई लड़ी। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने भाग नहीं लिया, सबको तो अपनी तरफ मिला लिया था। बाद में नवाब को मीर जाफ़र के बेटे मीरान द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। सिराजुद्दौला को मीरान, जो कि मीर जाफ़र का बेटा था, ये जो मीर जाफ़र है ना, जो मीर बख्शी था, उसका बेटे ने मार दिया। तो उसको भारत के अनंत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? प्लासी के युद्ध को। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारत के अनंत अंधकार की रात के रूप में किसे युद्ध वर्णित किया गया है, तो वो है प्लासी का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि मीर जाफ़र जो है क्लाइव के हाथों कठपुतली बन गए। भाई उसको समझौता कर लिया था, उसको बोला कि भाई पहले इस नवाब को हराते हैं फिर तुमको नवाब बना देंगे। तो नवाब तो बन गया बट कठपुतली ना मात्र का। क्यों? क्योंकि सारा जो चीज़ था वो तो ब्रिटिश हैंडल कर रहे थे, जो जो डिमांड करते थे वो पूरी करता था। वह मांगों को संतुष्ट नहीं कर सके और 1760 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। कौन? मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों को बड़ी धनराशि के साथ साथ 24 परगना की जमींदारी भी दी गई। 24 परगना वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व और अंततः पूरे भारत के लिए रास्ता तैयार हुआ। भारतीय साम्राज्य के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में ब्रिटिश प्रतिष्ठा और स्थिति को बढ़ावा मिला। बंगाल के समृद्ध राजस्व ने उन्हें और मजबूत किया, तभी तो वो लोग वो कर्नाटिक वॉर थर्ड में जीते। राजनीतिक प्रभाव ये था कि बंगाल पर नियंत्रण ने एंग्लो फ्रेंच युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत में ब्रिटिश शासन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु और फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 1760 की संधि। तो 1760 था उसमें मीर कासिम के साथ इनकी संधि हुई। तो उसमें संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? 1760 में कलकत्ता के नए गवर्नर वांसी टाट ने उनके बीच, एक सेकंड ना कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, वांसीटाट ने उनके बीच हस्ताक्षरित एक संधि के बाद मीर कासिम के दावे का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। मीर कासिम नया गवर्नर बन गया। मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जैसे जिलों को देने का सहमति व्यक्त की। कंपनी को सिलहट के चुनाव व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा। क्या चीज़ है चुनाव? क्या चीज़ है चुनाव? ट्रेड ऑफ सिलहट, ये पता नहीं मुझे। कंपनी के बकाया देनदारों पर भुगतान करने का सहमत हुए और दक्षिण भारत में कंपनी के युद्ध प्रयासों के लिए वित्त पोषण। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि साउथ में जो वांडीवाश का युद्ध था या फिर ये जो
एंग्लो कर्नाटिक वॉर था उसके लिए स्पॉन्सर मिल गया, किसके रूप में, मीर कासिम के रूप में, और मीर कासिम को इन्होंने बना दिया नवाब। ठीक है, अब आता है बक्सर का युद्ध। तो मीर कासिम का नेतृत्व था, है ना, बक्सर का युद्ध में। मीर कासिम भी बोला भाई अ, अंग्रेज लोग तो अब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी अब खड़ा होता है। एक योग्य और कुशल नेता जो सत्ता में आया। दस्तक मतलब क्या है, व्यापार परमिट का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया। अंग्रेज लोग जो मिसयूज़ कर रहे थे ना, उसको रोकने का प्रयास किया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी अंतर्देशीय शुल्क समाप्त किए और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित करी। ठीक है, तो जो आपकी राजधानी कलकत्ता के आसपास थी, मुर्शिदाबाद बोलना चाहिए, अब उसको मुंगेर में स्थापित कर दिया। अब बक्सर का युद्ध क्या था, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, तो युद्ध का बढ़ना 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम कई लड़ाइयों में हार गया और अवध भाग गया। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसमें 2 रोल थे, तो 3 लोग थे। पहले तो मीर कासिम, ठीक है, जो कौन था, बंगाल का नवाब था। ये आपका सुजाउद्दौला था। और तीसरा कौन था, शाह आलम। ये कौन था, अब तीनों को पहचानिए। शाह आलम जो था मुगल शासक था, है ना, मुगल सम्राट। ये कौन था, ये आपके शाह आलम थे, अवध के नवाब। शुजाउद्दौला ये थे अवध नवाब। और ये कौन है, बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल का नवाब था। तो इन तीनों ही परेशान थे, किनसे, अंग्रेज़ों से। तो तीनों ने फिर गठबंधन बनाया कि चलो भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई के लड़ते हैं। लेकिन तीनों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और 22 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेनाओं को हराया अंग्रेज़ों ने। मीर कासिम भाग गया, लेकिन शुजाउद्दौला और शाह आलम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत था। अब इसका निर्णायक क्यों था, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इस युद्ध का महत्व क्या था। पहला तो ये था कि सैन्य श्रेष्ठता किसका, अंग्रेज़ों का। प्रमुख भारतीय शक्तियों को संयुक्त सेनाओं पर अंग्रेज़ों की सेना की श्रेष्ठता साबित हुई। क्षेत्रीय नियंत्रण, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी के रूप में ब्रिटिश की स्थापना हुई। तीनों ही जगह पे अब पूरे ऑनर बन गए, कौन, अंग्रेज लोग। रणनीतिक लाभ क्या हुआ, अवध को ब्रिटिश की दया पर छोड़ दिया गया। उत्तरी भारत में उनका प्रभाव बढ़ा। तो जो अवध जो बहुत ही ज़्यादा कल्चरली और डेवलप्ड था, अब वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक निर्णायक था, क्योंकि इसने पूर्वी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को सुनिश्चित किया। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रीटी हुए, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उनमें से एक ट्रीटी है आपका दो, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, दूसरी संधि के बारे में पूछा था। तो 2 संधि हुआ था। पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय वर्सेस ब्रिटिश, है ना, कंपनी, और शाह आलम जो कि आपका मुग़ल सम्राट था, उसके बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ कि उसको पेंशन पे भेज दिया गया। उसको बोला गया कि भाई तुम पेंशन पे जाओ, तुम्हें 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा, कंपनी का संरक्षण मिलेगा तुम्हें, इलाहाबाद में निवास स्थान बना दिया उसका। और उसके बदले कंपनी को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और निजामत कार्यों के लिए 53 लाख रुपए मिले। निजामत मतलब क्या होता है, शासन करने के लिए, है ना। तो निजामत काम करने के लिए इसको 53 लाख रुपए दिए इसको शाह आलम को। ठीक है, क्योंकि उसी के नाम पे शासन चल रहा था। तो 53 लाख ऐसे दिए और 26 लाख दिए एज अ पेंशन। दूसरा था, इन्होंने अवध के जो नवाब थे उसके साथ भी संधि की, जो कि इलाहाबाद की सेकंड संधि कहलाती है। इसमें क्या हुआ, इनके अधिकारों की पुष्टि हुई कि भाई अवध में इनका अधिकार है, और इनसे इलाहाबाद और कारा, जिसको काड़ा भी बोलते हैं, यूपी में है, शाह आलम ने सौंप दिए गए। इलाहाबाद और कारा शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए, ये जो मुग़ल को सौंप दिए। युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया। मतलब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए दिए किनको, अंग्रेज़ों को। अंग्रेजी सेनाओं को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। मतलब अब अंग्रेज़ की जो सेना है वो आपके अवध में स्टेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 संधियां हैं जिसके प्रावधान आप पढ़िएगा। पहले में पेंशन और उसको निजामत के पैसे मिले, और यहाँ पे 50 लाख रुपए से पेनल्टी मारे, और इलाहाबाद और कारा जो था शाह आलम को मतलब सौंप दिए। शाह आलम को सौंपे तो क्या, अंग्रेज़ों के हाथ में ही आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना शाह आलम को।
अब आता है ब्रिटिश अम्पायर का विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आएगा आपका मैसूर का युद्ध। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे। एक चीज़ पढ़ लेते हैं अपन। क्लाइव की नियुक्ति हुई ना, तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने निज़ामुद्दौला के साथ एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नवाब को अपनी सेना को भंग करना पड़ा और निज़ामुद्दौला और क्या ब्रिटिश द्वारा नामित डिप्टी सूबेदार के माध्यम से बंगाल का प्रशासन करना पड़ा। निज़ामुद्दौला मतलब आपके बंगाल के जो नवाब थे, है ना, तो नाम मात्र का नवाब रह गया। तो वहीं पे ही एक फैक्ट आता है कि द्वैत शासन प्रणाली क्या थी। तो इसमें क्या हुआ, दो लोग शासन कर रहे थे। एक नाम मात्र के लिए, वो कौन था, आपका अवध का नवाब, जो क्या था, नवाब उद्दौला था। और एक्चुअल जो हाथ था, जो राजस्व कलेक्शन है, पुलिस है, न्यायिक शक्ति है, वो सारे के सारे थे किसके पास, कंपनी के पास, है ना। दो संरचना क्या थी, दो प्रमुखों द्वारा प्रशासन, नवाब नाम मात्र के प्रमुख के रूप में और कंपनी जो है दीवान के रूप में राजस्व, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण रखता था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक शक्ति देते हुए प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब के पास ही रही। प्रशासन नवाब को देखना था, लेकिन सारा जो टैक्स कलेक्शन कौन करता था, कंपनी। इसी को बोलते हैं डुअल, है ना, द्वैध मतलब दो लोगों का शासन। एक जो है रियल शासन कर रहा है और एक सिर्फ नाम मात्र का। शक्तियों का विभाजन, बंगाल ने मुगल सम्राट से दीवानी और बंगाल के नवाब से निजामत प्राप्त की। तो ये सब कुछ द्वैध प्रणाली का वो है। चैलेंजेस आप समझ सकते हैं। अब दो लोग करेंगे तो एक के पास तो एक राजस्व एकत्रित कर रहा है बट कोई जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे के पास जिम्मेदारी है बट राजस्व कलेक्शन कर नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ तो क्या ये फंक्शन काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये सब उसके फेलियर के कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रोकते हैं और फिर कल पढ़ेंगे अपन एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, ये सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी आवश्यक थी।